सो गुड इवनिंग, दिस इज सोरमा ऑफ इग्नाइट अकेडमी। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नया लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर्स में अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक के काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जीओसी का ये हम लोगों का क्या रहने वाला होगा, जीओसी का हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहने वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है उस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर आज के लेक्चर्स में, तो ये जीओसी का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जीओसी के अंदर जो कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल वाला पार्ट है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, फ्री रेडिकल का। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर हम लोग किसका, कार्बेनाइन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक हम लोगों के पास गुड न्यूज़ आ चुकी है, हम लोगों की एग्जाम डेट्स क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जेई मेंस की, तो जेई मेंस की डेट हम लोगों के पास आ चुकी है 19 जुलाई टू 23 जुलाई। ठीक है, तो 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में हम लोगों का डेट रहने वाला है किसका, जेई मेंस का। तो इस चीज़ को ध्यान से नोट डाउन कर लेना, किसी को भी अगर दिक्कत हो तो उसको अब से क्लियर कर ले कि हम लोगों के पास टोटल मिला के अप टू 75 डेज हम लोगों के पास हैं। अगर हम लोग बात करें नीट की, तो नीट का भी डेट हम लोगों के पास आ चुका है, दैट इज़ 26 जुलाई। तो सारी डेट्स के अंदर हम लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी कि हम लोगों के पास लगभग 75 डेज का पूरा टारगेट बचा हुआ है। ठीक है, बहुत काफ़ी टाइम है हम लोगों के पास, 75 डेज बहुत अच्छा बात है। हम लोगों को इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर रिवीजन स्ट्रेटेजी को भी लेके चलना होगा और 1 to 1 हम लोगों को अपना जो सिलेबस है वो भी कवर करना होगा। ठीक है, तो साथ के साथ एक नया वीडियो आपको मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और 75 डेज का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो पहली बात कि अपने माइंड में सेट कर लें इन डेट्स को, और जिन जिन लोगों ने प्रिपेयर किया है वो उस डेट्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार करें। और मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो आपको रीड आउट करना है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, एनसीईआरटी को रीड करें, देन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को सोल्व करें। ठीक है, तो कुछ टिप्स होंगे वो हम लोग लास्ट नए लेक्चर्स में बात करेंगे, बट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे सबसे पहले कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों का यहाँ पे डिस्कस करने वाला आ रहा है वो है क्या, फ्री रेडिकल। अच्छा, इसको हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो मुक्त मूलक भी बोला जाता है। अब देखना कि फ्री रेडिकल वर्क कैसे करता होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CH3 की। ठीक है, अच्छा CH4 की बात करें, मेथेन की, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये किस किस के बीच में बॉन्ड है, ये अपना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है यहाँ पर। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू कार्बन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लगभग सेम ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लगभग लगभग इक्वल होती है किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ब्रेकिंग होगा वो क्या होगा, इक्वल वेव में होगा। ठीक है, होमोलिसिस ब्रेकिंग होगी। ठीक है, होमोलिसिस मतलब सेम कंपाउंड में जो ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिसिस ब्रेकिंग बोलती है। अब होमोलिसिस ब्रेकिंग होने के बाद यहाँ पर सेम वे में ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब बॉन्ड बन रहा होगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स वाई जब ब्रेक होगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। हम लोगों ने जब कार्बोकेटाइन पढ़ा था तो यहाँ पर अगर हेलोजन होता तो फॉर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर लेता था। दैट्स वाई वहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव आता था। बट अभी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम है। दैट्स वाई यहाँ पर ये इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाता है और ये हाइड्रोजन भी अपना क्या रहता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाता है। और जो कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल टर्म देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर जो इस टर्म को अगर मैं नाम दूंगा वो क्या हो जाएगा, मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या थी, सेम थी। इस चीज़ को हमें पता है। अब अगर हम लोग आगे चले इस लेक्चर्स के अंदर तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, CH3। अच्छा ध्यान रखना, एक H गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल बना। ठीक है, CH3 CH2 की अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ CH3 CH2 और CH2 की, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, आइसोप्रोपिल का स्ट्रक्चर पता है हम लोगों को, लास्ट लेक्चर्स में भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, CH3 आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इधर भी साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से CH3 आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक फ्री रेडिकल का साइन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे CH2 था तो एक H गया होगा, तभी तो वहाँ पर क्या मिला होगा, इसे फ्री रेडिकल मिला होगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या मिला होगा, मुझे फ्री रेडिकल मिला होगा। तो सिंपली अगर मुझे कभी भी फ्री रेडिकल को चेक करना है तो कार्बन के ऊपर सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन आता है, कार्बन के ऊपर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, फ्री रेडिकल टर्म कर रहे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्री रेडिकल। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले फ्री रेडिकल के बारे में, इन चीज़ों को ध्यान से देखना है हमें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल की, तो एक चीज़ समझना, आर ग्रुप बोल सकते हैं इस चीज़ को, कंप्लीट ग्रुप को क्या बोल सकता हूँ मैं, एल्काइल ग्रुप या फिर आर फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल फ्री रेडिकल। अगर बात करोगे बॉन्ड्स की,
इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यहाँ पे भी हो जाएंगे तो 4, एंड ये कितने होंगे? 6, और ये एक सिंगल कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ समझोगे सर इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, नहीं। अगर हम लोग ऑक्टेट की बात करें फॉर द स्टेबिलिटी, कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन के बाद एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। ऑड मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। दैट्स वाई इसको क्या टर्म दे दिया हम लोगों ने? ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और जो इसकी रिएक्शंस का टाइप होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल टाइप का होगा, ठीक है। जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी, जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट शोज द E+, इस टाइप का होना चाहिए हमारे पास। क्लियर? चलो, शेप जो होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा उस चीज़ को हमें समझना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कार्ब एनाइन के अंदर और फ्री रेडिकल के अंदर शेप और हाइब्रिडाइजेशन है। ये कभी कभी आ जाता है, तो एक जनरल फंडा याद रखना, कभी भी अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हम लोगों का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जेड का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर मान के चलो उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो उसके लिए जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 3 जेड का वैल्यू अगर 3 आया है तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और जेड का वैल्यू अगर 2 आया है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा या फिर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, sp3 की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है हमारे पास? पिरामिडल शेप का भी होता है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल भी होता है। और sp2 की बात करोगे तो sp2 का भी शेप मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और sp का क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा जेड का वैल्यू के हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा? sp3, sp2 और sp। नेक्स्ट हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब जिसके अंदर अगर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है तो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने को। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, उस चीज़ को ध्यान रखना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे होता है। तो sp3 का ज़्यादा हो जाएगा, देन sp2, फिर sp का आ जाएगा। अब एक चीज़ समझना, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, किसकी? CH3 मिथाइल रेडिकल की, तो एक चीज़ समझना, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 एंड 2 एंड 3, और एक फ्री रेडिकल। तो ये या तो sp2 में भी हो सकता है और sp3 में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी इन बिटवीन 3 और 4 आएगी। अब अगर इन बिटवीन 3 और 4 आएगी तो हम लोग मिड वाली वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में रही होगी। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन होगा या तो sp2 रहा होगा या फिर क्या रहा होगा? sp3 हाइब्रिडेशन रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इन बिटवीन 3 और 4 अगर कहीं रहती है तो उसका हाइब्रिडेशन चेक करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रिक ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर हमेशा कभी भी मुझे अल्काइल फ्री रेडिकल के बारे में पूछा जाता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अल्काइल फ्री रेडिकल का पूछा जाता है तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? प्लेनर, ट्राइगोनल और प्लेनर टाइप का होगा। अगर हम लोग sp3 की बात करेंगे तो अगर हेलोजन हमारे पास यहाँ जाता है लाइक दैट CF3 CCl3, तो उनका हाइब्रिडेशन क्या लेंगे हम लोग? उन वाले फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? sp3 टाइप का होगा। इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके चलना, ये काफ़ी काम में आने वाले जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते फटाफट से। अब एक चीज़ समझो, पहले इसके शेप को समझ लेते हैं। अगर इसके शेप की बात अगर हम लोग करें यहाँ से, तो एक चीज़ समझना, अगर हम लोग बात करें भी किसकी? CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल की, तो जो तीनों सिग्मा बॉन्ड थे जो H से कनेक्टेड है वो उसी प्लेन में होंगे अपने पास। तो ये इस टाइप से सेम प्लेन में है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम प्लेन में है तो हम लोग बात करेंगे कि ऊपर और नीचे वाले इन बॉन्ड्स की। तो ऊपर क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जिसमें क्या एक सिंगल टाइप ऑफ लोन पेयर हमारे पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन किसको डिनोट कर रहा होगा? फ्री रेडिकल को। अब एक चीज समझो, ये तीनों तो क्या हो गए? एक सेम प्लेन में आ गए यहाँ पे। अब तीनों अगर सेम प्लेन में आ गए तो ऊपर क्या बचा हुआ है? एक तो फ्री रेडिकल बचा हुआ है जिसको हम लोग वैकेंट पी ऑर्बिटल भी बोलते हैं, और नीचे भी एक क्या बचा हुआ है? वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा हुआ है। दैट्स वाई ये जो शेप बना रहा होगा, अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ से एक शेप, तो ये क्या हो रहा होगा? एक ट्राइंगुलर का शेप ले रहा होगा, ठीक है। ये इस टाइप से क्या कर रहा होगा? एक ट्राइंगुलर का शेप ले रहा होगा यहाँ पर। अगर ट्राइंगुलर का शेप ले रहा होगा यहाँ से, अगर हम लोग बात करेंगे नीचे कितने हैं प्लेन के अंदर? 3 पार्टीशन है, 3 पार्ट है, और ऊपर क्या है? सिंगल एलिमेंट है। तो ये क्या कर रहा होगा? यहाँ से ट्राइंगुलर शेप ले रहा होगा। लास्ट के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये। देखो, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इस शेप को हम लोग क्या बोल देंगे? ट्राइंगुलर प्लेनर। ये किसके केस में होगा? ये एल्काइल के केस में होगा, एल्काइल फ्री रेडिकल के केस में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना शेप की बात करें तब। एक एक्सेप्शन केस में ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि CF3 और CCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा फ्री रेडिकल के अंदर, तो अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे क्या हो गया? फ्लोरीन पहले तो सेम प्लेन में ही है, दिख रहे सबको। यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब तुम लोगों को एक चीज़ पता होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्लोरीन के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
तो अब जो ऊपर पी वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो हम लोग के पास लोन पेयर है, दिख रहे हैं सबको, वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो हमारे पास लोन पेयर है, ये क्या होगा, रिपल्शंस करेगा, ठीक है। अब ये क्या करो, रिपेल हो रहा होगा, किससे, इस वाले पार्ट से क्या हो रहा होगा, ये रिपेल हो रहा होगा। अब रिपेल होने के चक्कर से ये बॉन्ड कहाँ दबेगा, नीचे की साइड में दब जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड किधर दब जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला भी किधर दबेगा, नीचे, ड्यू टू द रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, एक ही शेप में आ जाएंगे यहाँ से। दैट्स वाई यहाँ पर जो शेप हो रहा होगा वो किस टाइप का आ जाएगा, पिरामिडल शेप का आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से लोन पेयर और फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। दैट्स वाई वो तीनों जो होंगे वो नीचे की तरफ पुश होंगे। नीचे की तरफ पुश होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आ जाएगा, पिरामिडल टाइप का शेप आ जाएगा, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्टेड विद द फ्री रेडिकल। देन यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3। हमेशा के लिए ध्यान रख लेना इन केसेस में जहाँ पर अपने पास क्या आ जाते हैं, जहाँ पर अपने पास क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। sp3 का मतलब है सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे, sp2 का मतलब क्या होगा, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, और sp का मतलब क्या है, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड शो होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो नेचर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक इन द नेचर। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनस्टेबल होगा और शॉर्ट लाइफ पीरियड के लिए होगा। अब एक चीज़ समझो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बन जाएंगे दोनों। तो ये रिएक्शन में दोनों जो फ्री रेडिकल होंगे मिलकर क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, दोनों फ्री रेडिकल वाले एटम अगर कंबाइन होते हैं तो वो क्या करेंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो टू फ्री रेडिकल मेक द न्यूट्रल कंपाउंड, तो यहाँ से ये क्या बना सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बना सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर अगर देखोगे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, CH4 अगर Cl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, ये एक सिंपल नॉर्मल वाले फ्री रेडिकल को रिड्यूस करके क्या कर लेगा, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर जाएगा, मेथिल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ये आगे जितनी भी रिएक्शंस आएंगे हमारे पास वो चीज़ हम लोग तब देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे CH3COO फ्री रेडिकल पे अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो किसमें टूट जाएगा, CO2 देन CH3 फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहे होंगे, मतलब खुद से भी फ्री रेडिकल बना रहे होंगे रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है अभी, तो व्हेन दे आर फॉर्म्ड, ये बनते कब होंगे, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो ये बेसिक चल रहा है अभी फ्री रेडिकल का, अब देखना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल बनता कब होगा। तो एक ट्रिक से याद रखेंगे हमें को, जब हम लोग 12th का जितना रिएक्शन मैगजीन पढ़ेंगे उस चीज़ के अंदर ध्यान रखना। तो ये जो फ्री रेडिकल होंगे बनेंगे उस चीज़ को समझना। तो हमें एक ट्रिक ध्यान रखनी, हेल्पर, ठीक है। एच क्या डिनोट कर रहा होगा, वहाँ पर हीट। तो जिस भी रिएक्शन में अगर हीट रिड्यूस हो रहा होगा या बन रहा होगा या निकल रहा होगा, उस वाली रिएक्शन के अंदर कंफर्म क्या बन रहे होंगे, फ्री रेडिकल बन रहे होंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी वाली रिएक्शन जो होंगे उनमें फ्री रेडिकल बन रहा होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लाइट की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एल से किसको डिनोट कर रहा होगा, लाइट को। तो लाइट में यूवी वाली रिएक्शंस होंगी, विजिबल रे वाली रिएक्शंस होंगी, तो उसमें भी क्या बनना होगा, फ्री रेडिकल। हम लोगों ने 12th के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करे थे यूवी लाइट की प्रेजेंस में, विजिबल लाइट की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था। देन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो अगर कभी भी मुझे रिएक्शन में लेट सपोज कि अगर ए को रिएक्शंस के अंदर मुझे रिएक्टेंट के ऊपर यहाँ पर अगर यूवी लाइट दे दे, ठीक है, यूवी लाइट दे दे या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस दे दे, तो वहाँ पर कंफर्म क्या बन रहा होगा, फ्री रेडिकल बन रहा होगा। नेक्स्ट रेडिकल भी दे सकता है ऊपर, तो रेडिकल क्या बना देगा, रेडिकल ही फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों को रिएक्शंस में मिल जाती है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, पेरोक्साइड और रेडिकल, इनकी प्रेजेंस में हमेशा क्या फॉर्म हो रहा होगा, कन्फर्मली फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम 12th के अंदर रिएक्शन मैगजीन में कहाँ का फ्री रेडिकल को देख रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वुड्स रिएक्शन में देख रहे होंगे, कोल्बे के अंदर देख रहे होंगे, एंटी मार्कोनी-काफ रूल जो पढ़ा था, एंटी मार्कोनी-काफ जो हम लोगों ने रिएक्शन मैगजीन में पढ़ा था उसके अंदर देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन इन एल्किन के अंदर देखेंगे। तो ये सारी वो रिएक्शन है जहाँ पर हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा होगा, जहाँ पर हम लोगों के पास फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। इन सारी रिएक्शंस में हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। अब हम लोगों को बात किसकी करनी है यहाँ से, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनली ओवरऑल स्टेबिलिटी हम लोग को पता है। ओवरऑल स्टेबिलिटी के अंदर हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, रेजोनेंस को। देन सेकंड प्रायोरिटी पे हम लोग किसको रखते हैं, हाइपर कंजुगेशन को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी किसकी है, रेजोनेंस की है। सेकंड प्रायोरिटी हम लोगों के पास किसकी है, अभी भी हाइपर कंजुगेशन की। थर्ड प्रायोरिटी किसकी है हम लोगों के पास, इंडक्टिव इफेक्ट की है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस सारे रिएक्शंस के अंदर कार्बोकेटाइन की जब स्टेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, फ्री रेडिकल में भी होता था। अब एक चीज़ समझना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर भी हम लोगों ने देखा था
हाइपर कंजुगेशन को। तो ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन हो गया, फिर रेडिकल रिएक्शंस होगी, एल्कीन की रिएक्शंस होगी, इनके अंदर हम लोग किसको देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन को। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन वाले रिएक्शंस के अंदर, फिर रेडिकल वाले रिएक्शंस के अंदर, और एल्कीन के अंदर। एल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर हम लोग पास होता है एल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे, दैट्स वाई वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा और वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलो, तो इन 3 टाइप की रिएक्शन के अंदर हमें क्या होंगे, हाइपर कंजुगेशन को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्या मेरे पास फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इसका हाइड्रोजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इधर देखोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हो गए, ठीक है। चलो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो एक चीज समझो, यहाँ पर टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं। अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। फिर रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, एंड देन उसका हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इधर देखो तो कितना हो गया 3, और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, 0, क्योंकि जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उससे कनेक्टेड कोई भी कार्बन नहीं है। अच्छा, अब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो रेजोनेंस तो है नहीं, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस परफॉर्म नहीं हो रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगा तो सबसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, पहले वाले में ज्यादा है तो फर्स्ट वाला इज ग्रेटर देन सेकंड, फिर क्या हो जाएगा थर्ड, एंड देन फिर क्या आ जाएगा अपने पास फोर्थ। इस चीज का ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी, ज्यादा। तो एक की पॉइंट हमने जो लास्ट लेक्चर्स में लिखा था, फिर से नोट डाउन कर लेना, एक फंडा, क्या फंडा था वो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हम लोगों के पास उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। किस किस के केस में, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन के केस में। तो यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जितने ज्यादा अपने पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, दैट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। तो वहां पर स्टेबिलिटी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे देखो क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इन तीनों के बीच में बताना है मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इन तीनों के बीच में अगर बताना है तो देखो फटाफट से क्या होगा, 1, 2 एंड 3 की बात कर लेते हैं। अब पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे यहाँ से, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे यहाँ से तो देखो क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फ्री रेडिकल है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर तो क्या हो रहा होगा, रेजो परफॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। या फिर अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा तो ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है और ये क्या कर सकता है, इधर भी जा सकता है। तो रेजोनेंस हो रहा होगा कंफर्म यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल के बाद यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो एक फ्री रेडिकल दिया हुआ है, उससे कनेक्टेड कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कितना अल्फा हाइड्रोजन आ गया यहाँ से, 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ गया, 0 अल्फा हाइड्रोजन। प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पहले क्या आता है भैया, रेजोनेंस आता है, रेजोनेंस के बाद आता है एम इफेक्ट भी आता है, एंड देन फिर क्या आता है, हाइपर कंजुगेशन आता है प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर। देन फिर उसके बाद थर्ड और लास्ट पोजीशन पे क्या आता है अपने पास, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, पहले प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, रेजोनेंस को, देन फिर सेकंड नंबर पे किसको मिल जाएगी, हाइपर कंजुगेशन को, फिर नो इफेक्ट को मिल जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन, फिर क्या जाएगा हम लोगों के पास बी, देन फिर क्या जाएगा यहाँ से सी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास किसका, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का इन दोनों कंपाउंड में। चलो अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे दोनों का। अब एक चीज समझो, इन दोनों के अंदर मुझे बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल के अंदर, ठीक है। अच्छा पहले देखो, फ्री रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन क्या है, आगे जाके डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोल देंगे। अब अगर इसकी बात करेंगे तो क्या रेजो करेगा, यस सर रेजो तो करेगा। अब रेजोनेंस करेगा तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बताया था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बन रहे 2। अच्छा इसकी बात करेंगे बेंजीन रिंग की, फिर रेडिकल है यहाँ पर। अच्छा एक चीज समझो, ये भी क्या कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर रहा होगा, कंफर्म ये भी क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। अब एक चीज समझना, रेजोनेंस कर रहा होगा तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो पहले ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर ये वाला शिफ्ट होगा, एंड फिर ये वाला शिफ्ट होगा, और फाइनली बैलेंस करने के लिए ये वाला। टोटल एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे इसके, 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाएंगे। और दूसरी बात, ये एरोमेटिक कंपाउंड है जो क्या है, बेंजिलिक है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH2 जो होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजिलिक। अच्छा अब एक चीज समझो, अगर स्टेबिलिटी बतानी तो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, रेजोनेंस वाला ज्यादा हो जाएगा। अब जिसके पास नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है, क्या बोला मैंने, एक और फंडा लिख लो फटाफट से,
लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर कार्ब-केटाइन वाला लेक्चर देख के आओ तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा है क्या बोला, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, फ्री रेडिकल की वो भी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटी भी यहाँ से क्या हो रही होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो। कभी कभी जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चन फंस जाते हैं फ्री रेडिकल से टाइप, कार्ब-केटाइन से टाइप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फ्री रेडिकल हो गया, कार्ब-केटाइन हो गया, कार्बेनाइन हो गया, एंड मेसोमेर इफेक्ट हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया। तो ये सारे 11 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है इसके, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बेंजिलिक की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो वही वाली बात होगी, मोर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देन द स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेज। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे, अब एक ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग किसका, स्टेबिलिटी का। अगर हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर देख के चलें किसका, स्टेबिलिटी का, तो इस चीज़ को समझना। तो इस ऑर्डर को क्लियर कर लेना पहले, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब एक चीज़ समझो, पहले क्या हो रहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी पर क्या आ रहा है, 3 फेनिल ग्रुप लगे हुए फ्री रेडिकल से, तो पहली प्रायोरिटी पे ये आ गया। फिर क्या हो रहा है, 2 फेनिल ग्रुप लगे हैं तो सेकंड प्रायोरिटी पे ये आ गया। फिर 1 फेनिल ग्रुप लगा हुआ है तो ये आ गया। देन फिर क्या आ जाएगा, एलाइलिक आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एलाइलिक आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा आ गया, एलाइलिक आ गया। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ऑर्डर हमारे पास किसके लिए, एल्काइल फ्री रेडिकल के लिए। किसके लिए हो जाएगा ये हमारे पास, एल्काइल फ्री रेडिकल का ऑर्डर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारे पास क्या हो गया, एल्काइल फ्री रेडिकल का, तो लगभग कार्ब-केटाइन जैसा ही है। बट एक चीज़ समझना, यहाँ पे डिफरेंस है। अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे तो कार्ब-केटाइन में और कार्बेनाइन में एक डिफरेंस है। जो 3 डिग्री वहाँ पर फर्स्ट में होता था, जो एक्सेप्शन केस होता था 3 डिग्री वाला, वो इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर फ्री रेडिकल में जब भी स्टेबिलिटी देखो तो नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। पहले के जैसा 3 डिग्री को मत कर देना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। जाके पता चला कि 3 डिग्री को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता दिया है, क्योंकि जो एक्सेप्शन केस था हमारे पास किसमें था, वो कार्ब-केटाइन में। उसका रीजन भी हम लोगों ने समझा था, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इस चीज़ को समझ लेना, ऑर्डर क्लियर है हम लोगों को। अब पहली बार इन तीनों के अंदर चेक करते हैं कि ये तीनों के ऑर्डर इस टाइप से क्यों है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा इस वाले का क्यों है, इस चीज़ को समझते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इन तीनों के अंदर फ्री रेडिकल के अंदर, पहले देखो फ्री रेडिकल दिख रहा है, सिंगल डॉट चेक कर लेना पहले, पता चले कि प्लस हो तो कार्ब-केटाइन देख रहे हो। कार्ब-केटाइन अगर देख रहे हो तो वहाँ पर एक्सेप्शन काम करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर इन तीनों के अंदर देखोगे तो इधर भी क्या कनेक्टेड है, रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, इधर भी क्या है, रिंग कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अब रेजोनेंस अगर कर रहा होगा तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे इसके, 3 तो यहाँ पर बन रहे होंगे, 3 यहाँ पर बन रहे होंगे, एंड 3 यहाँ पर बन रहे होंगे। फाइनल एक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए, तो 1 यहाँ पर बना हो। टोटल कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए इसके, 10। इसके देखोगे तो कितने बन जाएंगे, 7, क्योंकि एक तो बोन यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ गए, 7। उसमें कितने बनेंगे, 4। अब वही आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, पहले इसको, देन फिर इसको, और फिर इसको। दूसरी चीज़ अगर प्लस आई इफेक्ट से भी समझो तो भी क्लियर है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हम लोग स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रख लेना, क्या है ये, डिफरेंट फ्रॉम द कार्ब-केटाइन। कार्ब-केटाइन का और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि ये जो एक्सेप्शन केस था वो इसमें एक्सेप्शन केस की तरह बिहेव नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। पहले क्या आता है, यहाँ पे एलाइलिक आता है, देन फिर 3 to 1 डिग्री फ्री रेडिकल आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 3 to 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर बात करोगे तो इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं अपन, एक सिंपल ट्रिक से ध्यान रख सकते हो, 3 to 1। ठीक है, 3 to 1 हो गया। फिर क्या आया था, एलिलिक। तो 321 अल्लाह, अल्लाह से क्या डिनोट करेंगे अपन, एलिलिक को। ठीक है, तो 321 अल्लाह हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ, 3 to 1 अल्लाह हो गया। फिर उसके बाद वापस क्या आ जाएगा, 3 to 1 फिर रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 to 1 फिर रेडिकल आ जाएगा। एक चीज़ समझ लेना, 3 to 1 के साथ क्या ऐड करके चलना है मुझे, पीएच। ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा था, फेनिल की बात कर रहा था। तो पहले 3 डिग्री वाला फेनिल एल्काइल, फिर 2 डिग्री वाला फेनिल फ्री रेडिकल, और फिर 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल, और फिर अल्लाह मतलब एलिलिक फ्री रेडिकल, और लास्ट में 3 to 1 वाला फ्री रेडिकल। तो ये क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो यहाँ पे क्वेश्चंस को चेक करते हैं फटाफट से। क्या बोला हुआ है इसके अंदर, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब एक चीज़ समझो, पहली बात देखो, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। फ्री रेडिकल दिख गया यहाँ पे, कोई भी इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को देखोगे तो क्या एलिलिक हो गया, एलिलिक कैसे, जो फ्री रेडिकल जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे जाके किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिलिक कार्बन हो गया। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या रेजोनेंस करेगा, यस सर बिल्कुल क्या करेगा, ये क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब अगर रेजोनेंस कर रहा होगा इस चीज़ को, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना यहाँ पर। तो 3 डिग्री के साथ क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा, इसकी बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये ध्यान रखना कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री है। कार्बन कितने कनेक्टेड है, 3 से, तो 3 डिग्री विद रेजो। इसकी बात करोगे तो कितना गया, रेजोनेंस तो करेगा बट किसके साथ करेगा, 2 डिग्री के साथ करेगा। तो हम लोगों का ऑर्डर जो हो जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी पर कौन आ जाएगा स्टेबिलिटी में, 3 डिग्री को क्या हो जाएगा विद रेजोनेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी पे आ जाएगा। देन फिर कौन आ जाएगा, 2 डिग्री विद रेजोनेंस आ जाएगा। एंड देन फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, नो, जिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर। इस चीज़ को क्लियर कर लेना। तो होप सो सबने क्लियर कर लिया होगा। चलो आगे चलते फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ से, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या हो रहा होगा। अब वापस से वही पूछा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द फ्री रेडिकल। अब इन तीनों के अंदर बताना है अपने को, तीनों के अंदर बताना है। तो भैया इसमें तो क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, ये क्या होगा, एलिक हो गया क्या। अब देखो कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिग्री विद रेजोनेंस, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री विद रेजोनेंस हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा, केवल रेजोनेंस तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। वापस समझ लेना, फ्री रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन जो होगा वो क्या होगा, अपना अल्फा कार्बन, उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले क्या आता है, रेजोनेंस आता है, तो 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के साथ, 3 डिग्री रेजोनेंस के साथ पहली प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। देन फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, ए, देन फिर क्या आ जाएगा, सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, चलो अब कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग इसकी बात करें, सबसे पहले इन तीनों स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो पहले देखो फ्री रेडिकल चेक कर लो। जैसे हम लोगों ने कार्बोकेटाइन चेक किया था, तो ऊपर का तो क्या है, सब में कॉमन है, ऊपर का तो क्या है, सब में कॉमन है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे बात ये चीज़ की आती है कि फिर रेडिकल की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब पहले स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो पहले स्ट्रक्चर में तो कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो सब सेम हो गया। अब अटैच्ड ग्रुप जो होगा वो डिसाइड करेगा कि इफेक्ट किस चीज़ का लग रहा है। अब अटैच ग्रुप अगर डिसाइड करेगा तो अपने को क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि किस चीज़ का इफेक्ट लग रहा होगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, NO2 की। अब NO2 तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लगाता है, NO2 क्या स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट लगाता है। अब ये क्या करेगा, माइनस एम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या करो, माइनस एम के साथ अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब एक चीज़ समझो, उसके पास पहले ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उसके पास क्या है, अपने पास पहले ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फ्रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी उदास बेचारा क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि कौन खींच रहा होगा, नाइट्रो खींच रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, जिसको रिक्वायरमेंट थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और पहले इसके इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, दैट्स वाई ये क्या होगा, उदासी पन्ना छाया रहेगा। ठीक है, तो उदासी पन्ना अगर छाया रहेगा तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी तो किस में आ जाएगा हमारे पास, लीस्ट स्टेबल में आ जाएगा। इस चीज की बात करें, थर्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो फ्री रेडिकल कहाँ है अपने पास, फ्री रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और वो किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, हाइपर कंजुगेशन लग जाएगा। CH3 का प्लस आई भी लगा सकते हैं और हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करोगे इस वाले कंपाउंड की, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल से कनेक्टेड कार्बन ये होगा, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3। या फिर हम लोग सीधा सीधा क्या करें, प्लस आई इफेक्ट से भी अगर देखेंगे, तो प्लस आई इफेक्ट से भी देखोगे तो यहाँ CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा होगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो थोड़ा बहुत क्या करेगा, इसका इफेक्ट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एम इफेक्ट की, तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, फिनोल में OH का क्या लग रहा होगा, इस जगह पे ओ बहुत ज्यादा क्या लग रहा होगा, एम इफेक्ट लग रहा होगा। तो प्लस एम की वजह से लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, रिंग को। एंड फाइनली क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, बढ़ाएगा। ठीक है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट था वो कौन पूरा कर रहा होगा, OH। तो हम लोगों को फाइनली ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्टेबिलिटी के अंदर कौन आ जाएगा यहाँ पर, डी। डी के बाद डोनेट करने वाला कौन आ जाएगा, CH3। अच्छा ध्यान रखना, प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा कंसीडर होता है एज कम्पेयर टू प्लस आई। तो पहले प्लस एम को प्रायोरिटी दी, फिर सेकंड में किसको प्रायोरिटी दे दी, प्लस आई को। दैट्स वाई यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा, सी। अच्छा, इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा खींचने वाला तो ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर रहा है, तो पहले क्या आ जाएगा, न्यूट्रल वाला कंपाउंड। दैट्स वाई हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ए, देन फिर क्या आ जाएगा, बी। तो एज यूजुअल ये चीज हम लोगों के पास आ जाएंगी। तो फाइनली जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, वो क्या आ जाएगा बस, पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, देन फिर सी, फिर ए, और फिर क्या आ जाएगा, बी। तो क्वेश्चंस को नोट कर लो फटाफट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना पड़ा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला काम कौन करेगा, केवल प्लस एम इफेक्ट करेगा, प्लस आई करेगा, माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मिलता है थोड़ी देर में, नोट करो फटाफट से।
तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का क्या क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले जो ऑर्डर में आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, डी प्लस एम इफेक्ट की वजह से, देन फिर सी, फिर ए, फिर बी, तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी हम लोग चेक कर सकते थे इस चीज़ के अंदर। तो अब इस चीज़ के अंदर अल्फा हाइड्रोजन अगर चेक करना है तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन दिख गया था मेरे को, तो एल्किन का एल्किन के अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एल्किन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड जो होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3। अब अगर इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ से अगर एच जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल आगे जाके शिफ्ट होगा, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलो अब ये तो चीज़ें क्लियर होगी अपने को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का आज का आने वाला है दैट इज कार्बेनाइन। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का लास्ट टॉपिक जीओसी का क्या है, कार्बेनाइन। अच्छा एक सिंपल वर्ड में समझ लेना कार्बेनाइन को। कार्बेनाइन क्या शो कर रहा होगा, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, कार्बेनाइन होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो यहाँ पर क्या हम लोगों के पास 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है इधर से। अगर इस नॉर्मल से स्ट्रक्चर को अगर देखें, यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ हो रही है ये। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। चलो इधर भी कितना आ जाए, बस 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अच्छा जो वाई ग्रुप लगा हुआ है क्या होना चाहिए, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो कार्बन क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा, अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। तो जो हम लोगों के पास जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, कार्बन के ऊपर क्या हो रहा होगा, माइनस, एंड देन जो कंपाउंड ब्रेक हो रहा होगा वो क्या होगा, वाई प्लस। तो वाई यहाँ पर हम लोगों को पता पड़ गया कि क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होगा एज कम्पेयर टू द कार्बन। और कार्बन के ऊपर माइनस किसको शो करेगा, यहाँ से कार्ब एनाइन को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर माइनस किसको शो कर रहा होगा, कार्ब एनाइन को, ठीक है। चलो अब एक चीज समझ लेना, ये भी एज सिंपल एज जो हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, ये क्या होगा उससे डिफरेंट होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, वाई वाला जो कंपाउंड होगा अपना क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल जो कार्बोकेनाइन होगा इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, मिथाइल कार्बेनाइन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, क्या होगा, एक एच गया होगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, एलाइल कार्बोनाइन बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात करोगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल कार्बोनाइन बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोनाइन हो जाएगा, 3 डिग्री यहाँ पे। अब एक चीज समझना, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं यहाँ पे। अब कार्बोनाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो इनके अंदर देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और एक माइनस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस टाइप के जो स्पीसीज होंगे इन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, या फिर बैलेंस स्पीसीज, ठीक है। अब इन पर जो अटैक करने वाले होंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे, वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल, जिनको न्यूक्लियस से प्यार होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, न्यूक्लियोफाइल लवर जो होंगे, वो क्या करेंगे, इन टाइप की कार्बोनाइन पर क्या करेंगे, अटैक का काम करेंगे, ठीक है। वापस से वही अगर इसका हाइब्रिडेशन चेक करें तो क्या करेंगे, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो कितना आ गया 4, और जेड का वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, sp3, ठीक है। अब एक चीज समझना, sp3 देख के टेट्राहेड्रल शेप नहीं हो जाएगा यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना, जैसे NH3 के अंदर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के अंदर क्या होता है, रिपल्सिव होता है, तो रिपल्शन होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से शेप क्या आ जाता है, पिरामिडल। तो इस टाइप का जो शेप होगा ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 माइनस जो होगा कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप का हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द रिपल्शन शेप विल बी द पिरामिडल शेप। अब अगर रिपल्शन हो रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि कार्बन पे माइनस क्या होगा, इन बोर्ड पर क्या कर रहा होगा, रिपल्शन फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जगह पे क्या हो रहा होगा, अपने पास रिपल्शन हो रहा होगा, दैट्स वाई यहाँ पर जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास पिरामिडल टाइप का चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या होगा नेचर। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक टाइप का हो जाएगा। अच्छा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां नजर आएगा अपने को कार्बोनाइन, वो क्या होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से क्लास 12 की, जो हर बार जेई नीट में पूछी जाती है कंपाउंड के फॉर्म में, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, कैनिजारो एंड प्रिक्रिन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन मैग्नेटिज्म में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये सारे रिएक्शंस के अंदर कार्बोनाइन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और SN2 मैग्नेटिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी क्या होगा, कार्बोनाइन से रिलेटेड होगा, उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वापस से स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अपने को, क्या होगा, पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी, देन हाइपर कंजुगेशंस को, देन इंडक्टिव इफेक्ट को, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। अच्छा पहली प्रायोरिटी देख लेना, ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन, इस चीज को समझना कैसे होता होगा। अब रिवर्स ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा, इस चीज को समझ लेना यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिवर्स कैसे होगा, उस चीज को समझना। अगर मान के चलो एक 3 डिग्री मेरे पास है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी क्या, कार्बोनाइन की बात करते हैं 3 डिग्री वाले की। अब जो बेसिक सा डिफरेंस है कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन में, उस चीज को समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। कार्बोनाइन दोनों से अलग होगा, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन से। तो ये तो क्या होगा हमारे पास 3 डिग्री
मेथिल कार्बेनाइन वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगा दे पहले, यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास माइनस, तो ये तो क्या हो गया 3 डिग्री वाला कार्बेनाइन हो गया। अच्छा 2 डिग्री वाला बना लेते फटाफट से। 2 डिग्री वाला देखो क्या होगा, CH3, आइसो वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो किस में आ जाएगा अपने पास 2 डिग्री में आ जाएगा, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर नेगेटिव शो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, चलो अब एक बार 1 डिग्री भी बना लेते हैं फटाफट से। 1 डिग्री वाला कार्बोनाइन क्या होगा यहाँ से CH3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनाइन की वजह से क्या होगा माइनस आ रहा होगा। एक लास्ट हम लोग बना लेते हैं CH3 वाला। अब बेसिक सी चीज़ समझ लेना यहाँ पर। अब एक चीज़ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, अगर हम लोगों को पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, मेन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, मनुष्य में जीवन वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है स्टेबल होता है। वो क्या होता है अपने पास, ये क्या करते हैं स्टेबिलिटी फॉर्म करेंगे। तो ये जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो फाइनली वो क्या बना रहा होगा स्टेबल फॉर्म हो रहा होगा। तो वो क्या कर रहे होंगे स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ और बताई थी हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो हो रही है, तो क्या होगा लीस्ट स्टेबल होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना, वो क्या हो जाएगा अपने पास अनस्टेबल फॉर्म कर रहा होगा उस चीज़ को। अब एक चीज़ समझो, इस कंपाउंड की अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, किसकी, कार्बोनाइन की, पहले तो चेक कर लो कि सारे कार्बोनाइन है, यस करेक्टेड है कि सारे के सारे क्या है ये कार्बोनाइन है। अब एक चीज़ समझो, कार्बोनाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर CH3 के हम लोग इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। ध्यान रखना पहली एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि कार्बोनाइन पर जो है ना फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन की अगर हम लोग बात करें यहाँ से, कार्बोनाइन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन वाला इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन शो नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं होता, इस चीज को समझना। हाइपर कंजुगेशन शो होने का मतलब है कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन से अपने पास जब फ्री रेडिकल होता था, जब कार्बोकेटाइन होता था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना होता था। दैट्स वाई वहाँ पर हम लोग किसको कंसिडर कर रहे होते, अल्फा हाइड्रोजन को कंसिडर कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर कार्बन पर ऑलरेडी क्या है नेगेटिव है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कार्बन पर ऑलरेडी क्या है नेगेटिव है। अब इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, स्पेसीज, इसके पास पहले से क्या इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है ये। अब इसको अगर हम लोग और भी इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन तो लगेगा, इस चीज को ध्यान रख के चलना। तो हम लोग किससे कंसिडर कर रहे होंगे यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से। अब इंडक्टिव इफेक्ट से अगर कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पर देखो 3 मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा होगा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। और तुम लोगों को पता होगा कि प्लस आई क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा इस चीज का, ठीक है। इसका भी क्या लग रहा होगा यहाँ से प्लस इफेक्ट लग रहा होगा, यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा प्लस इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी अराइज हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने वाली होगी बढ़ रही होगी। अब एक चीज समझ लेना, जब हम लोग स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन पढ़ा था तब भी बताया था, अगर नेगेटिव एलिमेंट है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो सही है, बट नेगेटिव एलिमेंट नहीं है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर 3 के प्लस इफेक्ट की वजह से कार्बन पर नेगेटिव पहले से ही था और फिर नेगेटिव बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर ये ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रख लेना। फाइनली एक ही डिफरेंस था हमारे पास कि कार्बोनाइन में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है रिवर्स होता है। जब हम लोग SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे 12th के अंदर तो हम लोगों के पास जो ऑर्डर होता था वो 3 to 1 मिथाइल ना होके 1 to 3 मिथाइल होता था, ठीक है। एंड जो आने वाले जो अटैकिंग ग्रुप होंगे कार्बोनाइन के पास वो कौन होंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ध्यान रखना, हम लोग जब पढ़ेंगे 12th के अंदर तो ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, जो न्यूक्लियस लवर होंगे, ध्यान रख लेना, जो क्या होंगे न्यूक्लियस लवर होंगे Nu+, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या करेंगे इस रिएक्शंस के अंदर क्या करेंगे पार्ट लेंगे या फिर अटैक करने का काम करेंगे। तो ऑर्डर क्लियर हो गया, वापस से क्लियर कर लेना। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर कितने लोगों का प्लस आई लगा 2 का प्लस आई लगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर ये हो जाएगा। तो फाइनली एक ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग 1 डिग्री CH3 ले ले पहले। तो पहले हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ से CH3 वाला फ्री रेडिकल ले लिया, ठीक है। फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल सॉरी नेगेटिव लेना है। अब तो कार्बोनाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा फिर 1 डिग्री वाला जाएगा, 1 डिग्री कार्बोनाइन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 डिग्री एंड देन फिर 3 डिग्री, ठीक है। रीजन पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कार्बन, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा लीस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा मिथाइल 1 2 3, ठीक है। चलो अब चलते कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये ऑर्डर क्लियर हो गया हम लोगों को, प्लस आई की वजह से क्या हो जाएगा ऑर्डर 3 to 1।
अब एक चीज़ समझो, अगर इसको अगर बात करें यहाँ पे, अब एक चीज़ समझो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करें तो ये क्या हो रहा होगा, इधर शिफ्ट हो रहा होगा यहाँ पर, और फिर ये क्या जा रहा होगा, इधर शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव अनस्टेबल होता है। अब वो अगर शिफ्ट ना हो गया, अगर यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो इस चीज़ को समझना, डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की वजह से क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, लूज बॉन्ड होता है, तो ये क्या हो रहा होगा, इधर शिफ्ट हो रहा होगा। अब कार्बन के ऊपर पहले ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव को क्या करेगा, और भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा इधर बात करो, इधर क्या दिया हुआ है अपने, अगर इधर बात करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा पहली बात देखो, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, 2 का क्या लग रहा होगा, यहाँ से प्लस इफेक्ट लग रहा होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये भी क्या होगा, अनस्टेबल। बट अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले रेजोनेंस की वजह से कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। देन फिर इन दोनों की अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक का ही प्लस इफेक्ट लग रहा था, सॉरी यहाँ पे कोई प्लस इफेक्ट नहीं लग रहा था, यहाँ पे 2 लोगों का क्या लग रहा था, प्लस इफेक्ट। दैट्स वाई जो ऑर्डर होगा पहले रेजोनेंस की वजह से फर्स्ट वाला आ जाएगा, 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर के साथ। देन फिर क्या आएगा, सी, फिर क्या आ जाएगा, बी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हम लोगों के पास। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अगर लोग बात करोगे, क्वेश्चन अगर क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो एक बार चेक कर लेना, ये क्या हो जाएगा पास, CH3 CH2 माइनस, ठीक है। और इधर देखोगे तो डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्या हो जाएगा पास, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको सिंपली हम लोग किससे देख सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी देख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड की वजह से sp3, फिर क्या हो जाएगा sp2, और फिर क्या हो जाएगा sp। अब एक चीज़ नोट कर लेना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर हम लोगों के पास ज़्यादा है, ज़्यादा पाई बॉन्ड अगर वहाँ पर है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। ज़्यादा पाई बॉन्ड अगर है तो स्टेबल रहेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो देख लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ज़्यादा, तो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर, स्टेबल रहेगा, ठीक है। एल्काइन नहीं है, ठीक है, एल्काइल कार्बन है, तो ये वाला स्टेबल रहेगा। फिर एक पाई बॉन्ड के साथ ये वाला स्टेबल रहेगा, फिर लीस्ट पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, sp का ज़्यादा होगा, देन फिर sp2 का, फिर क्या हो जाएगा sp3 का। परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी देख सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो फाइनली ये था हम लोगों का आज का छोटा सा लेक्चर कार्बोनाइन के ऊपर। तो होप सो कंसंट्रेट रहें, और फिर बाकी हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये था हम लोगों का जीओसी के कंप्लीट लेक्चर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए।